Hello everyone, welcome back to my channel Study Your Way. I am Shruti and I'm back with another video. हमारी पिछली वीडियोस में हमने देखा कि जो कंजर्वेटिव्स थे यूरोप में वो पावर में वापस आना चाहते थे और कुछ हद तक वो पावर में वापस भी आ गए थे। लेकिन हमारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो नेशनलिज्म की फीलिंग्स को भुला नहीं पा रहे थे, तो इसी की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज को लेके वो लोग रिवोल्यूशंस करते रहते थे। उन्होंने रिवोल्यूशंस करना कंटिन्यू रखा। ये जो रिवॉल्यूशंस थे वो बहुत ज़्यादा स्टेट्स से या बहुत ज़्यादा रीजन्स से एमर्ज हो रहे थे। उनमें से कुछ रीजन्स थे इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, देन कुछ प्रोविंसेस थे ऑटोमन एम्पायर के, आयरलैंड एंड पोलैंड। और या इन रिवॉल्यूशंस में जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी वो यूरोप के एजुकेटेड मिडिल क्लास की थी, जिसमें कुछ प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कुछ कमर्शियल मेंबर्स थे मिडिल क्लास के। तो इसी तरह जो रिवॉल्यूशंस थे वो स्टार्ट हुए। सबसे पहले जो रिवोल्ट हुआ वो फ्रांस के अंदर, रिवोल्ट या कुछ एक इवेंट हुआ फ्रांस के अंदर हुआ इन जुलाई 1830, और जिसकी वजह से जो बर्बन डायनेस्टी, हमने देखा पिछले वीडियो में, बर्बन डायनेस्टी वापस पावर में आ गई थी। तो उसे डिथ्रोन करके जो कंजर्वेटिव्स थे उनके हाथ में एक मतलब पावर आ गई और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की विद द हेल्प ऑफ लुइस फिलिप। और उसके बाद में ही जो मेटरनिश थे, हमने पिछली बार देखा कि जब वियना ट्रीटी के दौरान जो कांग्रेस थी उसे होस्ट करने वाले जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिश, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था इसके बाद, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो इसका मतलब ये था कि जब भी फ्रांस में कुछ रिवोल्ट होता है या कुछ अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट किया जाता है तो वही सेम चीज़ जो है वो पूरे यूरोप में फॉलो होती है। पहले भी हमने देखा था कि सबसे पहले नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो फ्रांस में ही आई थी, और उसके बाद जो पूरा यूरोप था उसने वो अडॉप्ट की, और उसके बाद बाकी यूरोप में नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ और फिर रिवोल्ट स्टार्ट हुए। तो इसी स्टेटमेंट के साथ मेटरनिच जो थे वो रिमार्क किया, उन्होंने एक कमेंट किया कि जब फ्रांस में कुछ होता है यानी फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो जैसे ही फ्रांस में कुछ मतलब एक इवेंट होता है तो पूरे यूरोप में वही इवेंट कंटिन्यू हो जाता है या वही चीज़ें कंटिन्यू हो जाती है, और पूरा यूरोप जो है वो वही चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है और उसी की राह पे चलने लग जाता है। तो उसके बाद जो फ्रांस में जुलाई में अपहीवल हुआ या एक रिवोल्ट आप बोल सकते, छोटा सा रिवोल्ट हुआ होगा, एक इवेंट हुआ होगा, तो उसकी वजह से ब्रुसेल में भी बहुत ज़्यादा खलबली मच गई। वहाँ पे भी लोग नेशनलिज्म को लेके, क्या बोल सकते हो आप, उनके अंदर एक स्पार्क क्रिएट हुआ नेशनलिज्म को लेके। एंड देन इसका रिजल्ट ये हुआ कि बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो था उससे अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, ओके, यहाँ पे करेक्शन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से बेल्जियम जो था वो अलग हो गया। देन जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स फ्रांस के लोगों के अंदर थी, देन यूरोप में वो स्प्रेड हुई। तो ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी एजुकेटेड मिडिल क्लास के अंदर यूरोप के, वो आई कहाँ से? तो वो आई थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था फ्रॉम या सिंस 15th सेंचुरी। एंड जो ग्रोथ थी रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की यूरोप के अंदर, उसकी जो स्टार्टिंग थी या वो जो स्ट्रगल था नेशनलिज्म को लेके यूरोप के अंदर, जो स्पार्क आया, जो एकदम एमर्ज हुआ नेशनलिज्म, वो ग्रीस मतलब ग्रीस की वजह से ही हुआ। और वो स्टार्ट हुआ, या आप बोल सकते हैं उसकी जो बिगिनिंग थी, जो स्टार्टिंग थी, वो थी 1821 से। तो जब ग्रीस के अंदर ये जो नेशनलिज्म की कॉन्सेप्ट थी वो एमर्ज हो रही थी, तो वहाँ पे जो भी मतलब ग्रीस नेशनलिस्ट थे उन्हें सपोर्ट मिला था वेस्टर्न यूरोपियन से, जिनको थोड़ी बहुत सिंपैथी थी ग्रीस के जो एंशियंट कल्चर है उसके प्रति, या कुछ ग्रीस पीपल जो एग्जाइल में थे यानी उनको देश निकाला दे दिया गया था, वो देश से बाहर कर दिए गए थे, उनसे भी उन्हें सपोर्ट मिला था। देन ग्रीस को पोएट्स एंड आर्टिस्ट से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश की कि वो लोग जो पब्लिक है वो ग्रीस को सपोर्ट करे, और जो वो लोग जो उनका भी मतलब जो स्ट्रगल था वो अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर था। देन एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, या आई डोंट नो मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, लेकिन
जो एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने ग्रीस के लोगों को सपोर्ट करने के लिए फंड्स भी कलेक्ट किए। और बाद में जब वॉर हुआ, या आप बोल सकते हो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तब वो वॉर में भी गए, वहाँ पे फाइट भी की, और वहाँ पे लड़ाई में नहीं लेकिन बुखार की वजह से, फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई 1824 में। और उसके बाद फाइनली जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या कॉन्स्टेंटिनोपल थी 1832 की, वो रिकॉग्नाइज की गई या वहाँ पे एस्टैब्लिश की गई, और उसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। इस इंट्रोडक्शन के बाद एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। ओके, तो जो डेवलपमेंट था नेशनलिज्म का या नेशनलिस्ट फीलिंग्स का, सब तक पहुंचना, देन एक स्पार्क क्रिएट होना जिससे सब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो, वो लोग मतलब रिवोल्यूशन के लिए तैयार हो, एकजुट हो। तो ये सब कुछ सिर्फ लड़ाइयों से या एक्सपांशन करने से अपने कंट्री का या स्टेट का, उससे पॉसिबल नहीं था कुछ हद तक, लेकिन उससे वो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं था। तो इसमें हमारे नहीं, वहाँ के कल्चर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की टू स्प्रेड द नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द पीपल, जिसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट या एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टू द पीपल। ओके, तो हमारे टॉपिक में एक वर्ड है रोमांटिक इमेजिनेशन, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जो कल्चरल मूवमेंट था, उससे पर्टिकुलर एक नेशनल सेंटिमेंट जो थे वो क्रिएट कर दिए थे यूरोपियन लोगों के अंदर। और जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था साइंस एंड बाकी सब चीज़ों को, और उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस था इन दिस नेशनलिज्म, होल नेशनलिज्म मूवमेंट, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करते थे इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स के साथ। उनका जो मेन एम था वो था कि वो लोगों के अंदर एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज लाए, और एक कॉमन पास्ट है ऐसा लोगों को विश्वास दिलाया कि हम लोग सब लोग एक ही पास्ट से बिलोंग करते हैं, हमने जो भी स्ट्रगल देखा है या जो भी हमारे कल्चर में है वो हमारा सबका कॉमन है, तो ताकि लोगों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट हो। देन कुछ और भी रोमांटिक्स थे, या बोल सकते हो कि कुछ पोएट्स या आर्टिस्ट थे जो रोमांटिक्स बोले जाते थे उनको। तो वो एक थे जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम था जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। तो उन्होंने क्लेम किया था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है या जो सच्चा जर्मन कल्चर है, वो जब डिस्कवर हुआ या जब उसका एमर्ज हो रहा था वो कल्चर, तो वो हम लोगों के बीच में ही हुआ, कॉमन पीपल या जो बोल सकते हो आप लोग एकदम नॉर्मल लोग जो थे, उन्हीं से जो कल्चर की शुरुआत हुई, उन्हीं से वो कल्चर धीरे धीरे बनता गया, और अब एक बहुत ही ज़्यादा हेरिटेज या बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा जो एंशियंट कल्चर है हमारा, वो हमारे लोगों से ही स्टार्ट हुआ है, कॉमन लोगों से स्टार्ट हुआ है, ना कि जो हायर क्लासेस थे उन्होंने वो स्टार्ट किया है। तो हम लोग जो कॉमन लोग हैं इन द जर्मन स्टेट, उन्हीं से वो कल्चर स्टार्ट हुआ है, वो कल्चर हमारा ही है। और ये जो कल्चर का जो इमरजेंस हुआ या जो स्टार्ट हुआ, वो ऐसे नहीं हो गया, कुछ फोक सॉन्ग्स हुए होंगे, कुछ पोइट्रीज हुई होंगी, कुछ फोक डांस हुए होंगे, और यही जो है वो ट्रू स्पिरिट है हमारे कल्चर की, आप बोल सकते हो हमारे कल्चर की आत्मा ही फोक डांस, सॉन्ग्स एंड पोइट्रीज है। जैसे आप बोल सकते हो कि अगर इंडियन कल्चर की कोई आत्मा है तो हमारा कल्चर, मतलब हमारे कल्चर की जो कोई अगर आत्मा है तो हमारा फूड हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। हमारे जो डांस फॉर्म्स है, हमारे जो रीजनल सॉन्ग्स है, हमारे जो रीति रिवाज है, दे आर वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो कल्चर की आत्मा है वो भी हमारे फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, हमारे जो एंशियंट क्यूजीन्स हैं वही है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें, जो मराठी लोग हैं, तो हमारे डांस में लावणी आता है, हमारे सॉन्ग्स में ओवीज आते हैं, जो शिवाजी महाराज के टाइम पे आपने देखे होंगे, पोवाड़े अगर आपने सुने होंगे, अभंग अगर आपने सुने होंगे, भजन आपने सुने होंगे, तो ये हमारे कल्चर की पहचान है। देन ओवीज में, पोइट्रीज में अगर बहुत बात करें तो अभंग और ओवीज के बारे में हो सकता है। तो यही सब चीज़ें जो है वो एक कल्चर की आत्मा अगर है तो यही सब चीज़ें हैं, फोक डांस, सॉन्ग्स एंड पोइट्रीज।
तो यही सब चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों को कलेक्ट करना, यही सब जो सॉन्ग्स या डांसेस होंगे इनको रिकॉर्ड करना, देन इनको कलेक्ट करना, इनको संजो के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एक नेशन बिल्ड करने के लिए। नेशन हमने बहुत पहले वीडियो में देखा था। नेशन का यहाँ पे जब भी आप कोई ज़िक्र देखोगे कि नेशन वहाँ पे वर्ड है, तो इसका मतलब है एक लिबरल नेशन जहाँ पे सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज हो और सबके लिए इक्वल राइट्स हो और सब लोग जो है वो हँसी खुशी से रहें। देन ये जो आप बोल सकते हो कि एक नेशनल जो हमारे फोक सॉन्ग्स या जो भी चीज़ें हमारे एंशियंट कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी, इन्हें इकट्ठा करना या इन्हें लोगों तक पहुंचाना और इसके ज़रिए नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही रीज़न नहीं था कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो लोगों तक पहुंचे या हमारे कल्चर को हम संजो के रखें, बट इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो लोग इलिटरेट हैं और मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों के अंदर जीते हैं, हमारे कल्चर के अंदर जीते हैं, उन्हें नया ये जो नया मॉडर्न नेशनलिज्म है वो उन्हें नहीं समझ में आता, तो उन्हें इन सब चीज़ों के थ्रू ही मॉडर्न नेशनलिज्म को उन तक पहुंचाया जाए और उन्हें एक्सप्लेन किया जाए कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है और आप मतलब उन तक ये बातें पहुंचाई जाए। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पोलैंड के केस में, जिसे पार्टीशन कर दिया गया था इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। और जो ग्रेट पावर्स थे यूरोप के जैसे रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब ने मिलके पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया था, लेकिन पोलैंड के अंदर जो नेशनल फीलिंग्स थी वो ख़त्म नहीं हुई थी और उन्हें ज़िंदा रखने का काम जो किया था वो वहाँ के लैंग्वेज और वहाँ के म्यूज़िक ने किया था। देन एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि केरल करपिंस्की, जो एक आई डोंट नो क्या है, एक शायद स्टेट होगा या कंट्री होगी या सिटी होगी, उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया थ्रू देयर ओपेराज एंड म्यूज़िक। और उन्होंने जो उनके फोक डांस थे जैसे पोलोनेज एंड मजूका, उन्हें नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पे डिक्लेयर किया। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को ज़िंदा रखने के लिए ये सब एफर्ट्स लिए। देन हमारे सॉन्ग्स, हमारे डांसेस या हमारे जो फोक ओरिजिन्स थे, उसके अलावा जो हमारी लैंग्वेजेस थी, आई एम रियली वेरी सॉरी, हमारी नहीं, वहाँ की जो लैंग्वेज थी उसने भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो जब रशिया का पावर आया इन यूरोप, वहाँ तब पोलिश लैंग्वेज को मतलब स्कूल से हटा दिया गया था, एक बैन लगा दिया गया था कि पोलिश लैंग्वेज में आप नहीं बात कर सकते स्कूल्स में। तो इसी चीज़ को और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था हर जगह पे कि आप पोलिश यूज़ नहीं कर सकते, आप कोई अदर लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे। लेकिन 1831 में एक आर्म रिबेलियन हुआ अगेंस्ट द रशियन रूल, जिसे अल्टीमेटली मतलब ख़त्म कर दिया गया, क्रश कर दिया गया। लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा जो क्लर्जी, मैंने आपको 3 सोशल क्लासेस बताए थे यूरोप के अंदर, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। तो जो क्लर्जी के जो लोग थे पोलैंड में, उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज थी, या आप बोल सकते हो पोलिश लैंग्वेज थी, उसे एज अ वेपन यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर द नेशनल रेजिस्टेंस, कि अगर उन्हें कोई अपोज कुछ किसी चीज़ को अपोज करना है तो वो अपने लैंग्वेज के थ्रू अपना लैंग्वेज को ही हथियार बना के उसे अपोज करेंगे। देन अब वो अगर पोलिश लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग चर्च की गैदरिंग्स में या फिर जब भी वो चर्च में कोई प्रेयर वगैरह करते होंगे, तो वहाँ भी वो पॉलिश का यूज़ करते होंगे, पॉलिश लैंग्वेज का। देन कुछ भी अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते होंगे, वहाँ पे भी पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा जो प्रीस्ट एंड बिशप्स थे, जैसे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण्स होते हैं, तो वहाँ पे जो चर्च के फादर्स होते हैं वहाँ पे प्रीस्ट एंड बिशप्स होते हैं, तो उन सबको जेल के अंदर भेज दिया गया क्योंकि वो लोग अपोज कर रहे थे, या फिर एज अ पनिशमेंट उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया। तो दिस वाज फॉर द पनिशमेंट कि वो लोग रशियन रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या रशियन कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देन यूज़ ऑफ पॉलिश लैंग्वेज जो था बहुत मतलब कुछ समय बाद इसे एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल देखा गया अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो यही सब चीज़ें थी जिसमें आप बोल सकते हो कि रोमांटिक्स एंड नेशनल फीलिंग्स कैसे स्प्रेड होने लगी वापस से, और कैसा उन्होंने जोर पकड़ा, एक स्पार्क कैसे क्रिएट हुआ, और वहाँ के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेज, मतलब इन सब चीज़ों ने कैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया फॉर द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद हमारा जो सेकंड सब टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट।
आई नो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, बट दो पार्ट में डिवाइड करने से बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी और भी हो जाती है, और इसमें इक्वल पार्टीशंस भी नहीं है, तीन ही सब टॉपिक्स है, और उसके बाद का जो सब टॉपिक है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो मैं इसी वीडियो में अच्छे से कवर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, and do subscribe to my channel and don't forget to press that bell icon. एंड गाइज आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी वीडियोस अगर देख रहे हो तो पूरी वीडियोस देखो, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। अगर आप आधी अधूरी वीडियो या स्किप कर करके देखोगे तो आपको ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो मेरी वीडियो बनाने का जो मोटिव वो फेल हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो, अगर नहीं भी लाइक करते हो तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक। तो टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ओके, तो जो 1830s का जो टाइम पीरियड था, ये यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, या ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आप बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1800 टू 1815, सॉरी 1850, तो ये जो 50 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, इसमें जो यूरोप की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी या बढ़ चुकी थी। तो इसी की वजह से क्या हो रहा था, जितना वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट था, या आप बोल सकते हो नौकरी वगैरह होते हैं, उसे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट था, उससे ज़्यादा वहाँ पे जॉब करने वाले लोग थे या जॉब सीकर्स थे, और बहुत ज़्यादा जो लोग थे रूरल एरियाज से सिटीज़ में माइग्रेट हो रहे थे, और वहाँ पे जाके स्लम्स क्रिएट हो रहे थे, वहाँ पे क्राउडेड, ओवर क्राउडेड स्लम्स बन रहे थे। देन जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे स्मॉल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस था, और वहाँ से मशीन मेड गुड्स जो थे वो एकदम चीप रेट्स में इंपोर्ट हो रहे थे और यहाँ पे बेचे जा रहे थे। तो लोग जो थे वो पैसे बचाने के लिए वो मशीन मेड गुड्स खरीद रहे थे, ना कि हैंडमेड्स या सेमी हैंडमेड गुड्स जो थे, जो वहाँ पे बन रहे थे कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट था वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन पे हो रहा था, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन था वो मेनली घरों में या छोटे-छोटे वर्कशॉप्स में होता था, और पार्टली मैकेनाइज़्ड था, यानी आधा काम हाथ से होता था तो आधा काम मशीनों से होता था। देन कुछ रीजन्स में जहाँ पे अभी भी एरिस्टोक्रेसी का राज था, तो वहाँ पे जो पीजर्स थे, यानी जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, वो लोग दबते जा रहे थे कर्जे के इस पे कर्जे के अंदर, या कर्जे के बोझ तले, या फिर कुछ उनके ड्यूज जो बाकी होंगे, फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, तो उन्हीं के अंदर वो दबते जा रहे थे। देन आप बोल सकते हो कि एक साल का उनका बैड हार्वेस्ट या सूखा पड़ना जैसे होता है, हमारे यहाँ पे तो होता ही है, तो वहाँ पे अगर आया होगा एक साल का, तो उसी की वजह से जो फूड के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट था वो मतलब गरीब लोगों पे या मिडिल क्लास लोगों पे हुआ, क्योंकि उनकी इनकम एक तरफ से आ नहीं रही थी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, और ऊपर से यहाँ पे खाने के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उस चीज़ से भी उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखनी पड़ी। और हम एक साल के बैड हार्वेस्ट की बात करें तो 1848 वो एक साल था जब खाने के जो चीज़ें थी उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसी की वजह से जो पेरिस की पॉपुलेशन थी उन्हें रोड पे आना पड़ा, बैरिकेड्स क्रिएट किए गए, और इन सब की वजह से मतलब लुइस फिलिप जो हमने देखा था कि वो उनकी मदद से एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया था, तो उन्हें मतलब फोर्स किया गया कि वो भाग जाए वहाँ से, क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। देन वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने मतलब ग्रांट करने की डिमांड की कि जो भी मेल्स है अबव 21 ईयर, उन्हें दे विल गेट द राइट ऑफ सफरेज यानी वोटिंग का राइट मिलेगा, एंड देन उनको एक राइट टू वर्क भी गारंटीड किया गया। देन उन्होंने एक मतलब कुछ वर्कशॉप सेटअप किए ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। देन 1848 के पहले 1845 में
सिलेशिया रीजन में एक रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, जो लोगों को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और रॉ मटेरियल का यूज़ करके वहाँ के जो लोग थे उन्हें एक फिनिश टेक्सटाइल गुड देते थे, या आप बोल सकते हैं कुछ जैसे हमारे यहाँ पे खादी होता था तो कपड़े बना कर देते थे, तो वैसे एक फिनिश टेक्सटाइल गुड उनको देते थे। तो जो वहाँ पे क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये सब चीज़ें जब चल रही थी तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जो लोग ये सब करते थे रॉ मटेरियल लेके टेक्सटाइल गुड बनाना, तो उनके जो वेजेस थे या उनकी जो पेमेंट्स थी वो अचानक से ही कम कर दी। तो उन्हें प्रॉब्लम होगी ना, काम तो वो उतना ही कर रहे हैं लेकिन उन्हें पेमेंट कम मिलती थी। तो वहाँ पे एक जर्नलिस्ट थे विलहेम वुल्फ, उन्होंने कुछ इवेंट्स डिस्क्राइब किए हैं सिल्सियन विलेज के, तो वो इवेंट्स हम देखेंगे अभी। तो वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो सिल्सिया विलेज है वहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों की वो है कि वो कॉटन वीविंग करती है और उसी से पैसे कमाती है। तो ये जो मतलब नीड ऑफ जॉब है इसको एडवांटेज लिया है कॉन्ट्रैक्टर्स ने, और काम दे रहा हूँ तो आपको पैसे भी कम मिलेंगे, ऐसा उन्होंने एक एडवांटेज क्रिएट कर दिया अपने लिए कि हाँ हम काम दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है ना, तो वो काम तो लेंगे ही उनसे, भले ही थोड़े से कम पैसे मिल जाए। तो ये एडवांटेज लिया गया बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो अब लोग बहुत दिनों से सहन तो कर रहे हैं, लेकिन एक दिन तो आएगा जब ये लोग की सहन शक्ति खत्म होगी। तो वो दिन था 4 जून, मतलब उसी ईयर का 1845 में। और मतलब 2 बजे, दोपहर के 2 बजे एक बहुत ज़्यादा लोगों का झुंड जो था, क्राउड जो थी, वो लोग रोड पे आए एंड उन्होंने मार्च की टुवर्ड्स द हाउसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके घरों के पास वो गए, क्योंकि वो डिमांड करना चाहते थे हायर वेजेस, उन्हें ज़्यादा पेमेंट चाहिए थी, या उतना कम से कम पेमेंट चाहिए था जितना उन्हें पहले मिलता था उनके उतने ही काम के लिए। लेकिन एज यूजुअल जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें हटाने की कोशिश की गई, उनको मतलब थ्रेट्स दिए गए, आप ऐसा करोगे तो हम आप मतलब धमकियां दी गई, अल्टीमेटली उनको धमकियां दी गई, उनकी बात सुनी ही नहीं गई। तो अब गुस्से वाले लोग हैं, क्राउड है, तो उन्होंने क्या किया, वो लोग फोर्सफुली उनके घरों के अंदर घुस गए। देन उनके जो खिड़कियां थी, दरवाजे थे, फर्नीचर्स थे, उन सबको तोड़ना शुरू कर दिया। उनके स्टोर हाउसेस में घुस गए, वहाँ पे सब तोड़ फोड़ कर दी। और जो भी फिनिश टेक्सटाइल क्लोथ्स जो थे या गुड्स जो थे वहाँ पे रखे हुए थे स्टोरेज हाउसेस में, तो उन्हें सब उनको मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो पूरे कपड़ों के, उनका जो पूरा मतलब जो भी माल वहाँ पे रखा होगा काम का, वो सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो यही सब चीज़ों की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो बहुत डर गए, तो वो लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके वहाँ से भाग गए दूसरे विलेज में। लेकिन अब ये एक जगह पे हो रहा है तो वो उन्होंने दूसरी जगह पे तो किया ही होगा, तो वहाँ के लोगों ने भी उन्हें शेल्टर देने से मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसे लोगों को शेल्टर नहीं देंगे। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ शांत हुआ तो 24 घंटे बाद, यानी एक, यहाँ पे 24 घंटे लिखा है, 1-2 दिन बाद वो वापस आए होंगे, बट इन द प्रोटेक्शन ऑफ आर्मी। और इसका सिर्फ मतलब रिजल्ट यही हुआ कि डिमांड तो उनकी पूरी हुई नहीं, लेकिन 11 वीवर्स यानी 11 जो विलेजर्स थे उनको शॉर्ट कर दिया गया। अभी आर्मी जो होगी वो शॉर्ट कर दिया होगा, गन फायर हुआ होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे 11 वीवर्स को शॉर्ट कर दिया गया। गाइस, हम लोग अभी दो सब टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, अभी लास्ट ही सब टॉपिक है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए कि मैं चाहती हूँ, या मैं एक ऐसा सोच रही हूँ, मैंने पिछली वीडियो में पूछा लेकिन मुझे पता नहीं कि शायद लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी या नहीं देखी, मेरे व्यूअर्स ने। तो मैं आपसे फिर पूछना चाहती हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो, कि मैं सोच रही हूँ कि इस चैप्टर के बाद मैं एक रिवीजन वीडियो बनाऊँ पूरे चैप्टर के ऊपर, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स जो है एकदम शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि जब भी आप सिर्फ एक वीडियो देखो तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ, वैसे तो मैं बनाऊँगी, लेकिन आपका अगर मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो मैं और भी ज़्यादा अच्छे से वो वीडियो बना पाऊँगी। तो अगर आप चाहते हो तो आप सिर्फ कमेंट में लिख दो यस रिवीजन वीडियो, तो मैं ज़रूर कंसिडर करूँगी कि आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। ओके देन, तो हमारा जो थर्ड सब टॉपिक है वो है 1848, द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो हमने देखा कि 1848 में जो पीजेंट्स थे वो भी रिवोल्ट कर रहे थे, वर्कर्स जिनको पैसे नहीं मिल या फिर उनके पैसे कम कर दिए गए थे वो। तो इन सब के जो रिवोल्ट्स थे उसी के पैरेलल में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास का जो रिवोल्यूशन चल रहा था वो भी कंटिन्यू था। तो उसके बाद फरवरी 1848 में कुछ इवेंट्स हुए होंगे फ्रांस के अंदर, जिसकी वजह से मोनार्क का
को पूरी तरह से हटाने का मतलब डिमांड रेज होने लग गई। देन जो यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी सिर्फ आदमियों को ही वोट देने का जो अधिकार था, उसे भी चैलेंज किया गया। कुछ जो पार्ट्स थे यूरोप के जो अभी भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं थे या नेशन स्टेट्स नहीं बने थे, जिसमें जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, जहाँ पे मेन एंड वुमेन जो थे दोनों ही जो थे लिबरल मिडिल क्लास के, उन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन करके एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। देन उन्होंने ये जो रिवॉल्यूशन जो था वो ग्रो हो रहा था, तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा एडवांटेज लिया ताकि वो अपने जो भी स्टेट्स थे उन्हें नेशन स्टेट बना सके। और एक उसमें उनकी डिमांड ये भी थी कि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहते थे कि जो मीडिया थी उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम। हमने देखा था कि कंजर्वेटिज्म में क्रिटिसिज्म और जो जर्नलिज्म था, मतलब क्रिटिसिज्म को सहन किया नहीं जाता था, मीडिया को अपनी फ्रीडम नहीं थी। तो उन्होंने वो भी डिमांड की कि मीडिया को या प्रेस को अपनी खुद की फ्रीडम होनी चाहिए कि उन्हें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। उसके बाद जर्मन रीजन में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, जिसके जो मेंबर्स थे वो थे मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड जो प्रॉस्पेरस आर्टिसंस हुआ करते थे वहाँ उस टाइम के, वो लोग मेंबर्स थे इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के। तो ये लोग सब लोग साथ में आए एंड दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, मतलब वो सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में एक साथ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। और 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इलेक्ट हुए ऑफ ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। एंड उसके बाद एक प्रोसेशन हुआ और वो फ्रैंकफर्ट मतलब वहाँ पे चर्च ऑफ सेंट पॉल, वहाँ पे वो लोग इकट्ठा हुए फ्रैंकफर्ट में। एंड देन उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया फॉर अ जर्मन नेशन, जिसको मतलब जिसका जो पावर था वो एक मोनार्की के हाथ में जाने वाला था, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट भी थी। देन डेप्यूटीज जो थे, जब उन्होंने ये जो पावर थी या वहाँ पे किंग बनने की जो मोनार्की की पावर थी, वो फ्रेडरिच विल्हेम फोर को ऑफर की, जो प्रूशिया के किंग थे। तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो जो अपोजिट असेंबली थी, अपोजिट क्या बोल सकते हैं आप, पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, तो उनसे जा मिले। देन उसके बाद जब एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का अपोजिशन हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, तो पार्लियामेंट का बेसिस जो था वो हटा दिया गया। मतलब पार्लियामेंट कैसे हो सकती है, आप डेमोक्रेसी विथ मोनार्की कैसे ला सकते हो। देन उसके बाद जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने वर्कर्स और आर्टिसंस की कुछ मतलब डिमांड जो होंगी वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया होगा, तो उसकी वजह से उनका जो सपोर्ट था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को, तो वो भी उनसे मतलब हट गया, उनसे उन्होंने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये जो असेंबली थी, जब जो चर्च में हो रही थी, तो वहाँ से सब मतलब उसे ख़त्म करने का डिसीजन लेने मतलब ख़त्म करनी पड़ी वो जो जो भी उनका डिस्कशन चल रहा था। देन एक इशू था कि पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो वुमेन तक यानी औरतों तक भी राजकीय अधिकार जो होते थे वो वुमेन्स को भी देने का जो एक इशू था, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। लेकिन ये जो भी रिवोल्यूशंस हो रहे थे फॉर द इंडिपेंडेंस, फॉर द लिबरलिस्ट सॉरी फॉर लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, तो इन्हीं सब रिवोल्ट्स में वुमेन जो थे उस टाइम के, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था। वो अपनी तरह से जितना पार्टिसिपेट कर सकते थे उन्होंने वो किया था। जो वहाँ के वुमेन थे, उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्रिएट किए थे। देन एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उन्होंने, पॉलिटिकल मीटिंग्स में, पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस में, कुछ रिवोल्ट्स भी होंगे उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस सब इतना सब करने के बावजूद उनको मतलब जो राइट टू वोट था, जब ये इलेक्शंस हुए तो उन्हें राइट टू वोट दिया ही नहीं, उनको मना कर दिया गया कि आप लोग वोट नहीं कर सकते। और हमने भी देखा कि चर्च ऑफ सेंट पॉल, हमने देखा कि वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री डिसीजन हो रहा था। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पे सिर्फ आदमियों का ही मतलब रोल था, वहाँ पे औरतों को सिर्फ एक मतलब ऑडियंस के तौर पे खड़ा कर दिया गया था कि आपका कुछ वर्डिक्ट मतलब कुछ ओपिनियन हो ही नहीं सकता, आप लोग वोट नहीं कर सकते, तो आपका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। देन उसके बाद जो भी मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि नेशन स्टेट्स बने या स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो या मोनार्की हटे, तो
उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को ख़त्म करने का, सप्रेस करने का। 1848 या हमने देखा कि रिवॉल्यूशंस हुए 1832 1848 इस पीरियड टाइम पीरियड के दौरान, लेकिन फिर भी वो मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए और अपना खुद का राज या कंजर्वेटिज्म जो था वो नहीं ला पाए। और कहीं न कहीं अब जो मोनार्क्स थे या जो कंज़र्वेटिव्स थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि अगर ऐसे ही रिवॉल्यूशन बार-बार होते रहे, लोग उनके अगेंस्ट होते रहे, तो अ, उनका मतलब क्या बोल सकते हो आप कि बहुत जल्दी ही उनकी जो राजशाही है वो ख़त्म होने वाली है। तो इसी रियलाइज़ेशन के साथ उन्होंने सोचा कि अगर इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है तो हमें कुछ ना कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे। जो लिबरल नेशनलिस्ट है, जो रिवॉल्यूशंस कर रहे हैं, उन सबको, रिवॉल्यूशनरीज़ को कुछ ना कुछ तो कंसेशन देने पड़ेंगे, उनकी कुछ ना कुछ तो डिमांड्स जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो इसी के चलते जो 1848 में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ जो थे सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के, उन्होंने कुछ चेंजेस लानी शुरुआत की। जो पहले ही ला चुके थे वो वेस्टर्न यूरोप में 1815 के पहले। देन जो सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबरर्स थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेबर बना के रखा हुआ था लोगों को, तो उन्हें हटा दिया गया, बोथ हैब्सबर्ग एम्पायर में भी और रशिया में भी। एंड देन हैब्सबर्ग एम्पायर में जो दूसरा कुछ किसी का डोमिनेंस चलता होगा तो वहाँ पे भी हंगेरियंस को इक्वली मतलब ज़्यादा उन्हें इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी थी इन 1867। तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक था, द रिवोल्यूशंस फ्रॉम 1830 टू 1848, ये ख़त्म होता है। आई नो दिस वीडियो इज़ लिटिल बिट लॉन्ग, लेकिन फिर भी आपको आई होप ये सब कुछ समझ में आया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं ये टॉपिक की हर एक बात, हर एक इवेंट अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। फिर से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। नाउ आई विल टेक अ लीव एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।